हेलो फ्रेंड्स, जिंदगी को हर दिन एक नए अंदाज में जीने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा मैंने अपने माता पिता से सीखा है और जीवन में मैं निरंतर ये कोशिश करती रहती हूँ कि कब कुछ नया करूं जिससे जिंदगी में कुछ नए रंग सजें, कुछ नई अनुभूतियां जागें और कुछ नया उत्साह बढ़े। तो आज एक ऐसी ही नई शुरुआत मैं करने जा रही हूं अपने इस नए YouTube चैनल से, जिसका नाम है शब्द यात्री ही रहने दो। दोस्तों, नाम थोड़ा अलग हटकर है। आपके मन में सवाल जरूर उठेगा कि आखिर ये नाम क्यों? क्योंकि शब्द वाक्य बनाते हैं। वाक्यों में हम जो अभिव्यक्त करते हैं वो हमारी अनुभूतियां होती हैं और उन वाक्यों में डूबकर एक लेखक, एक रचनाकार न जाने कौन कौन से अंतर्मन की गहराइयों में, देश विदेश में कहीं भी यात्रा कर सकता है, किसी भी अनुभूति को जी सकता है। यानी जब तक वो जीवित है तब तक उसकी ये शब्द यात्रा चलती रहती है और मैं भी यही चाहती हूं कि जब तक जीवन रहे मेरी शब्द यात्रा निरंतर चलती रहे। दोस्तों, साहित्य मेरी प्राण शक्ति है, मेरी जीवनी शक्ति है और मैं इसे हमेशा जीवित रखना चाहती हूं। तो आज शब्द यात्री ही रहने दो। जैसा कि मेरी पुस्तकें तो बहुत प्रकाशित हुई, लेकिन मेरा पहला जो कविता संग्रह प्रकाशित हुआ उसका शीर्षक है शब्द यात्री ही रहने दो। तो यहीं से मैं शुरुआत करूंगी और मैं सबसे पहले आपके सामने इसकी जो भूमिका है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी, ताकि आप समझ सकें कि किस रचना प्रक्रिया से, किस आंतरिक अनुभूति के दौर से गुजर कर ये पुस्तक सामने आई है। भूमिका का शीर्षक है बात कुछ यूं बनी। मैं शायद 9वीं कक्षा में रही होंगी जब कविता से मेरी पहचान हुई। स्कूल की वार्षिक पत्रिका छपने को थी। घोषणा की गई कि जो विद्यार्थी अपनी स्वरचित कविता, कहानी, लेख आदि पत्रिका में छपने को देना चाहें, वे जल्द से जल्द मैं नाम और अपनी कक्षा के अपने क्लास टीचर के पास जमा कराएं। इस अनाउंसमेंट के साथ ही कविता ने मेरे भीतर पहली अंगड़ाई ली। उस वक्त से पहले मैं नहीं जानती थी कविता, नहीं समझती थी कविता। तब कविता से मेरा परिचय केवल प्राइमरी कक्षाओं के दौरान पढ़ी और रटी गई कविताओं तक ही सीमित था। उस समय मेरे मन में कभी कविता को जानने और समझने की ललक नहीं जागी वो अदम्य लालसा जो मुझे कविता लेखन के बिंदु पर लाकर खड़ा कर सकती। पर इस अनाउंसमेंट में न जाने ऐसा क्या था कि इसके साथ ही वह सब कुछ झूठ साबित हो गया जो अभी ऊपर मैंने आपसे कहा। भर भराकर गिर गई सारी दीवारें और जाग गया मेरे भीतर गहरी नींद में सोया वह चैतन्य पुरुष कि जहां से निकलकर अविरल बह चली कविता। यकायक मेरी दृष्टि बदलने लगी, दृष्टिकोण बदलने लगा, आसपास के परिवेश को देखने समझने लगी। अंततः एक दिन अचानक गिनती की 5 अनगढ़ पंक्तियां, जिन्हें मैंने कविता माना, लिखी गई मनुष्य पर, उसमें हो रहे बदलाव पर। आज जब भी सोचती हूं अपनी उस पहली कविता के बारे में, अपने उस पहले सृजन के बारे में, तो आश्चर्य होता है कि 13 वर्ष की कच्ची उम्र में जब मुझे कविता अपनी सखी पर लिखनी चाहिए थी, चंदा मामा पर लिखनी चाहिए थी, चिड़िया, तितली या फूल पर लिखनी चाहिए थी, मैंने इन सारे बाल सुलभ विषयों को नकार कर मनुष्य पर कविता लिखी। पापा को दिखाई, उन्होंने उसमें कुछ आवश्यक हेरफेर किया और मुझे वह कविता स्कूल की पत्रिका में छपने के लिए देने को कहा। वह कविता स्कूल की पत्रिका में छपी भी और काफी समय तक हम तीनों भाई बहनों के बीच वाचन का विषय भी रही। हम तीनों अक्सर उस कविता का पूरे पवित्र भाव से समवेत स्वर में वाचन करते, जैसे वह कोई मामूली कविता न होकर हनुमान चालीसा की कोई चौपाई हो और मैं मन ही मन अपने सृजन पर फूली न समाती। मेरे दोनों भाई मेरे उस सृजन का वाचन बड़े गौरव के साथ करते। कविता कुछ इस प्रकार थी। आज की दुनिया विचित्र नवीन, मनुष्य हो गया विज्ञान में प्रवीण, भूला वह प्रेम धर्म भक्ति और विवेक, कैसी है जिंदगी पता न उसको एक, अरे मनुष्य याद कर तू अपना अतीत, वर्तमान भविष्य को मिला पाले तू जीत। इस कविता में विवेक और एक शब्द पापा ने पिरोए और अंतिम पंक्तियां जोड़कर उन्होंने ही इस कविता को पूर्ण भी किया।
इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरी कविता यात्रा का विद्यारंभ संस्कार हुआ। उसके बाद कई कविताएं लिखी गईं जिंदगी पर, मनुष्य के स्वार्थ पर। अब वे कविताएं मुझे पूरी तरह याद तो नहीं हैं, परंतु उनकी कुछ पंक्तियां अवश्य विवेक ने मुझे याद दिलाईं। उनमें से एक कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार थीं। अरे मनुष्य, तुमने क्या नहीं किया, ईमानदारी बेच डाली, स्वार्थ खरीद लिया, अपनत्व खोकर संकीर्णता को ग्रहण किया। आगे याद नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि यहां भी कविता का विषय मनुष्य ही रहा। जिंदगी पर लिखी एक कविता की पंक्तियां भी मुझे कुछ कुछ याद आ रही हैं। जिंदगी एक प्लेग्राउंड है क्रिकेट का, जहां LBW और क्लीन बोल्ड सी मुश्किलों से घबराकर मुंह छिपा लेते हैं लोग। यह भी बस इतनी ही याद है। तो इस तरह जागी कविता, उपजी कविता और मेरे साथ साथ आज दिन तक चली कविता। मेरे हर संघर्ष में, मेरे हर आनंद के पल में मेरे सहयात्री, मेरी सहचरी, मेरी सहभाविनी रही कविता। स्कूली दौर में कुछ गिनी चुनी 3-4 कविताएं अंग्रेजी में भी लिखी गईं, जिन्हें मैं अक्सर पड़ोस में रहने वाली सपोरी आंटी को सुनाया करती। कॉलेज के दिनों में कविता यात्रा तो भरपूर चलती रही, परंतु साथ ही कुछ कहानियां, लेख और संस्मरण भी लिखे गए। हाँ, उस अपरिपक्व चिंतन और अनगढ़ लेखन की कुछ अभिव्यक्तियां आज भी सुरक्षित हैं मेरे पास। 60 की हो चली हूं, लगभग 47 वर्ष पुराना हो गया है मेरा और कविता का साथ। इन वर्षों में मैंने कविता को अपने भीतर महसूस किया है, उसके दबाव झेले हैं, उसे जिया है। संघर्ष के क्षणों में वह मेरी ताकत बनी है, वह मेरी आत्मजा भी है और सहचरी भी। जिंदगी की यात्रा बड़ी अद्भुत होती है, और फिर यदि उसमें कविता यात्रा और शब्द यात्रा भी एक रस हो जाए तो कहना ही क्या। कविता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिंदगी में जो कुछ भी हमें कष्टदायी, दुखदायी, कठोर और अप्रिय मिलता है, कविता में ढलकर वही बेहद आनंददायक और सुकून देह बन जाता है। और कष्टों का वह पहाड़, संघर्ष का भीतर तक झुलसा देने वाला वो ताप कविता के निर्झर में लय होकर आनंद का स्रोत बन जाता है। उसी एक क्षण में कविता हमारी ताकत बन जाती है, आस्था बन जाती है, जिंदगी बन जाती है। जब से कविता का और मेरा ये रिश्ता परवान चढ़ा है, तब से निरंतर मैं अपने भीतर भाव गंगा की कलकल ध्वनि सुनती रही हूं। उसके तट पर साधनारत एक चैतन्य पुरुष को अनुभव करती रही हूं। मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा है कि जैसे इस भाव गंगा का एक घाट ऐसा भी है जहां मस्तिष्क से निरंतर झरते रहते हैं परिशोधित, परिमार्जित चिंतन कण। और जब ये चिंतन कण भाव गंगा की धारा में लय होते हैं तो उफन उठती है भाव गंगा। आंखें खोलता है चैतन्य पुरुष, और फिर उसी उफान के बीच से उठ खड़ी होती है कविता। शब्द बुनता है चैतन्य पुरुष, कड़ियां जोड़ता है चैतन्य पुरुष, और फिर उस एक खास बिंदु पर पहुंचकर एक वेगवती धारा की तरह बह निकलती है कविता। यही है मेरी कविता यात्रा की कहानी, मेरी भाव से शब्द और शब्द से कविता तक की यात्रा। संभव है आपको ये सब बेमानी लगे, अति काल्पनिक लगे, रहस्यमय लगे, किंतु मेरे लिए यह सब कुछ उतना ही सच है जितना सच है मेरा अपना इस संसार के बीच होना। सच पूछिए तो कविता की ऋणी हूं मैं, जिसने मुझे वह सब दिया जो समय समय पर मुझे चाहिए था। इस कविता संग्रह में जिंदगी के अलग अलग रंग हैं, उन रंगों में ढली अनुभूतियां हैं, और उन अनुभूतियों की बेहद ईमानदार अभिव्यक्तियां भी हैं। यहाँ भावांजलि है, चिंतन है, पीड़ा है, अपनी भी और पराई भी। एक तरह से इन कविताओं में मेरी मम से ममेतर तक की यात्रा है। मैं नहीं जानती कि ये कविताएं आपको रुचेंगी या नहीं, किंतु ये मेरी ताकत हैं, और ऐसे में यदि इनमें से कोई एक भी कविता किसी की ताकत बन सकी तो मैं स्वयं को कविता किरण से मुक्त समझूंगी। बस इतना ही।